Yes, good morning, all of you, and welcome to the session. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आप हेडिंग डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मार्क्सवादी उपागम। कल हम लोगों ने बात किया था कि भाई कार्ल मार्क्स ने सीधे तौर पे कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का कोई सिद्धांत दिया हो, है ना। हाँ, उनकी जो अपनी रचनाएं हैं, अलग अलग संदर्भ में उन्होंने जो भी लिखा है अपनी लेखनी में, विश्व राजनीति के कंटेक्स्ट में उन्होंने विचार दिया है ना। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से, क्योंकि विश्व राजनीति की वो जहाँ भी चर्चा किए हैं तो उनका वही आधार है, निर्धारणवाद का सिद्धांत, जो बेसिकली आर्थिक गतिविधियों के आधार पे वो विश्व के समाजों को दो वर्गों में निर्धारित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, अमीर गरीब, आप कह लीजिए पूंजीपति सर्वहारा या बुर्जुआ सर्वहारा, इस तरह से। जाहिर सी बात है, इस निर्धारणवाद की बुनियाद में अर्थव्यवस्था है और उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था ही सभी व्यवस्थाओं की बुनियाद है। जो शेष व्यवस्थाएं हैं उनका वास्तव में कोई औचित्य नहीं है, समझ रहे हैं। यानी अगर कोई कहे कि सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मार्क्स इनमें यकीन नहीं करते। मार्क्स का सीधे मानना है कि मूल व्यवस्था तो अर्थव्यवस्था है और अन्य सारी व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। निसंदेह अपने विचारों में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में परोक्षतः ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, वहाँ भी इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना जोड़ दी है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जब हम मार्क्सवादी धारा में आगे बढ़ते हैं तो मार्क्स के बाद अगर मुखर रूप से किसी ने कोई कहा तो वो है आपकी लेनिन की विचारधारा। कार्ल मार्क्स स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई सिद्धांत सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करते। हालांकि 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 उनकी रचनाओं के माध्यम से उनकी रचनाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप विश्व के देशों के मध्य विश्व के देशों के मध्य चलने वाले संघर्ष, वैश्विक सर्वहारा क्रांति, अंतर्राष्ट्रीयवाद, इत्यादि के ऊपर उनके विचार देखने को मिलते हैं। इत्यादि के ऊपर उनके विचारों की झलक देखने को मिलती है। मार्क्स का ऐसा मानना है मार्क्स का ऐसा मानना है कि सर्वहारा का कोई देश नहीं होता, सर्वहारा का कोई देश नहीं होता, पूरी दुनिया के मजदूर एक हैं, पूरी दुनिया के मजदूर एक हैं, यानी यूनाइटेड है, तथा सभी एक साथ मिलकर
सभी एक साथ मिलकर यानी इकट्ठे, सभी एक साथ मिलकर विश्व में पूंजीवाद को मात देंगे, पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। मार्क्स के बाद, कार्ल मार्क्स के बाद, कार्ल मार्क्स के बाद लेनिन ने, कार्ल मार्क्स के बाद लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर अधिक मुखरता के साथ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर अधिक मुखरता के साथ बातचीत की, बातचीत की। वर्तमान समय में एजी फ्रैंक, वर्तमान समय में एजी फ्रैंक, रॉबर्ट कॉक्स, रॉबर्ट कॉक्स तथा वालर स्टीन ने मार्क्सवाद से संबंधित, तथा वालर स्टीन ने मार्क्सवाद से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उपागम विकसित किया। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से मार्क्सवादी सिद्धांत के मूल तत्वों को समझा जा सकता है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से मार्क्सवादी सिद्धांत के मूल तत्वों को समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त विषय नहीं मानता। मार्क्सवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त विषय नहीं मानता, बल्कि इसे समाज तथा मुख्य रूप से अर्थनीति का हिस्सा मानता है, मुख्य रूप से अर्थनीति का हिस्सा मानता है। सेकेंड पॉइंट, मार्क्सवादी सिद्धांत
आर्थिक निर्धारणवाद के आधार पर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक निर्धारणवाद के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी भी देश की विदेश नीति इसके अनुसार किसी भी देश की विदेश नीति किसी भी देश की विदेश नीति का स्वरूप किसी भी देश की विदेश नीति का स्वरूप उत्पादन की प्रणाली से तय होता है। उत्पादन की प्रणाली से तय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सवाद राज्य की बजाय वर्ग को राज्य की बजाय वर्ग को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य अभिकर्ता मानता है। मार्क्स के अनुसार या मार्क्सवादी धारा के अनुसार जिसे देशों का राष्ट्रीय हित कहा जाता है, मार्क्सवादी धारा के अनुसार जिसे देशों का राष्ट्रीय हित कहा जाता है, वे मूलतः देश के शासक वर्ग अथवा वर्चस्वशाली वर्ग के हित होते हैं। यानी राष्ट्रीय हित कुछ नहीं होता, वर्चस्वशाली वर्ग का हित ही राष्ट्रीय हित कह दिया जाता है। यानी मार्क्सवादी धारा के अनुसार जिसे देशों का राष्ट्रीय हित कहा जाता है, वे मूलतः राष्ट्रीय हित नहीं होते बल्कि समाज के वर्चस्वशाली लोगों के हित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सवाद राष्ट्रवाद की आलोचना करता है तथा मार्क्सवाद राष्ट्रवाद की आलोचना करता है तथा उसे पूंजीपति वर्ग का विचारधारा मानता है। राष्ट्रवाद किसकी विचारधारा है? पूंजीपति वर्ग की, बुर्जुआ वर्ग की विचारधारा है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सवाद युद्ध के लिए पूंजीवाद को जिम्मेदार मानता है। मार्क्सवाद युद्ध के लिए पूंजीवाद को जिम्मेदार मानता है।
नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सवाद का ऐसा मानना है कि विश्व शांति तभी आएगी, मार्क्सवाद का ऐसा मानना है कि विश्व शांति तभी प्राप्त हो सकेगी जब पूंजीवाद का सफाया हो जाएगा तथा विश्व में समाजवाद स्थापित होगा। यानी समाजवाद के माध्यम से ही वैश्विक शांति लाई जा सकती है। चेंज द पैराग्राफ, चेंज द पैराग्राफ। मार्क्सवादी विचारक लेनिन के द्वारा साम्राज्यवाद के विश्लेषण के माध्यम से साम्राज्यवाद के विश्लेषण के माध्यम से विश्व राजनीति के अध्ययन की, विश्व राजनीति के अध्ययन की मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या की गई है। मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या की गई है। लेनिन के अनुसार, लेनिन के अनुसार प्रारंभ में पूंजीवाद की शुरुआत, प्रारंभ में पूंजीवाद की शुरुआत मुक्त प्रतियोगिता से होती है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथों में, लेकिन धीरे धीरे कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथों में पूंजी का संकेंद्रण होने लगता है। कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथों में पूंजी का संकेंद्रण होने लगता है। ये पूंजीपति, मतलब गिने चुने पूंजीपति, नवीन तकनीक का प्रयोग करते हैं तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लागत मूल्य बेहद कम होता है। ये आकांक्षा एग्जैक्टली तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लागत मूल्य कम होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे पूंजीपति उनके साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते। छोटे पूंजीपति उनके साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते।
और इस प्रकार धीरे धीरे एकाधिकारवादी पूंजीवाद का अभ्युदय होता है, और धीरे धीरे एकाधिकारवादी पूंजीवाद का अभ्युदय होता है, जिसमें आर्थिक शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में संकेंद्रित हो जाती है। जिसमें आर्थिक शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में संकेंद्रित हो जाती है। एकाधिकारवादी पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन की व्यापक क्षमता होती है। उत्पादन की व्यापक क्षमता होती है, लेकिन लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी होती है। इसके साथ कुछ समस्याएं भी होती है, जैसे पहला, देश के भीतर बाजार का अभाव। दूसरा, कच्चे माल का समाप्त हो जाना। इन समस्याओं से निपटने के लिए इन समस्याओं से निपटने के लिए एकाधिकारवादी पूंजीवादी इन समस्याओं से निपटने के लिए एकाधिकारवादी पूंजीवादी अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं तथा पिछड़े व अविकसित देशों को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास करते हैं। पिछड़े व अविकसित देशों को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास करते हैं। यहीं से साम्राज्यवाद का जन्म होता है। यहीं से साम्राज्यवाद का जन्म होता है तथा इसी साम्राज्यवादी आधार को बुनियाद बताते हुए या बुनियाद बनाते हुए इसी साम्राज्यवादी आधार को बुनियाद बनाते हुए लेनिन यह प्रतिपादित करता है कि पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इन देख रहे हैं ना, पूंजीवाद से ही साम्राज्यवाद पैदा होता है, इंपेरियलिज्म। इसी बुनियाद पर लेनिन यह प्रतिपादित करता है कि पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। पूंजीवाद ही आगे चलकर साम्राज्यवाद का स्वरूप धारण कर लेता है। अतः
साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतर अवस्था है। अतः साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतर अवस्था है। लेनिन कहता है लेनिन कहता है कि आगे चलकर लेनिन कहता है कि आगे चलकर इस व्यवस्था में कुछ विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से विरोधाभास? पॉइंट फॉर्म में लिखिए। पॉइंट नंबर 1, साम्राज्यवादी देशों के मध्य अधिक से अधिक उपनिवेश विकसित करने की होड़ मच जाती है। साम्राज्यवादी देशों के मध्य अधिक से अधिक उपनिवेश विकसित करने की होड़ मच जाती है ना। भारत को अंग्रेज भी उपनिवेश बनाना चाहते थे, फ्रेंच भी बनाना चाहते थे, है ना, डैनिश भी बनाना चाहते थे, स्पेन भी चाहता था। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, उपनिवेशों के अंदर समय के साथ राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है और फिर राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से औपनिवेशिक हुकूमतों को चुनौती प्राप्त होती है। तीसरा, साम्राज्यवादी देशों के बीच या साम्राज्यवादी देशों के अंदर साम्राज्यवादी देशों के अंदर पूंजीपति तथा मजदूर वर्गों के बीच साम्राज्यवादी देशों के अंदर पूंजीपति तथा मजदूर वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष बढ़ता जाता है। और इस प्रकार इन संघर्षों की वजह से, इन विसंगतियों की वजह से साम्राज्यवाद समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर समाजवाद काबिज हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा और उसके स्थान पे समाजवाद स्थापित हो जाएगा। चेंज द पैराग्राफ। मार्क्सवादी धारा से ही संबंधित एजी फ्रैंक ने
पराश्रितता सिद्धांत या निर्भरता सिद्धांत के हवाले से विश्व राजनीति के अध्ययन का उपागम पेश किया है। विश्व राजनीति के अध्ययन का उपागम पेश किया है। फ्रैंक ने केंद्र परिधि की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए फ्रैंक ने केंद्र परिधि की अवधारणाओं के द्वारा सेंटर सरकमफ्रेंस प्रिंसिपल, केंद्र परिधि की अवधारणाओं के द्वारा वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण पेश किया है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण पेश किया है और यह दिखाने का प्रयास किया है और यह दर्शाने का प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकासशील देशों के शोषण पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकासशील देशों के शोषण पर आधारित है। एजी फ्रैंक ने यह भी बताने का प्रयास किया है एजी फ्रैंक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि विकसित देशों का विकास ही विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। विकसित देशों का विकास ही विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। फ्रैंक के पराश्रितता सिद्धांत के तहत या निर्भरता सिद्धांत के तहत फ्रैंक के निर्भरता सिद्धांत के तहत समूचे विश्व में दो प्रकार के देश होते हैं। समूचे विश्व में दो प्रकार के देश होते हैं, विकसित देश तथा विकासशील देश। विकसित देश केंद्र में होते हैं तथा विकासशील देश परिधि में होते हैं। केंद्र के पास पूंजी तथा तकनीक पाई जाती है। केंद्र के पास पूंजी तथा तकनीक पाई जाती है, जबकि परिधि के पास कच्चा माल व श्रमिक पाए जाते हैं। परिधि से केंद्र की ओर कच्चे माल का हस्तांतरण होता है। तथा यही कच्चा माल
केंद्र के द्वारा उत्पाद में तब्दील किया जाता है और फिर परिधि के पास भेज दिया जाता है। और यही कच्चा माल केंद्र के द्वारा तैयार किया जाता है और तैयार माल के रूप में उसे परिधि के पास भेज दिया जाता है। बाजार का यह नियम है कि कच्चा माल सस्ता होगा तथा तैयार माल महंगा होगा। बाजार का यह नियम है कि कच्चा माल सस्ता होगा और तैयार माल महंगा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र लाभान्वित होता है तथा परिधि को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी आधार पर एजी फ्रैंक कहते हैं कि वर्तमान विश्व व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण। इसी आधार पर एजी फ्रैंक कहते हैं कि वर्तमान विश्व व्यवस्था अन्यायपूर्ण है। तथा यह विकसित देशों के हितों को पूर्ण करने में मदद करती है। इस व्यवस्था में पिछड़े देश हमेशा पिछड़ते जाएंगे। इस व्यवस्था में पिछड़े देश हमेशा पिछड़ते जाएंगे तथा विकसित देश हमेशा ही विकास करेंगे। इसे ही एजी फ्रैंक ने अल्प विकास का विकास कहा है। अल्प विकास का विकास कहा है। अर्थात विकसित देशों का विकास ही विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। अर्थात विकसित देशों का विकास ही विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। एजी फ्रैंक कहता है कि सामान्यतः इस व्यवस्था को सहमति के आधार पर कायम रखा जाता है। सामान्यतः इस व्यवस्था को सहमति के आधार पर कायम रखा जाता है, लेकिन जब इसमें संकट उत्पन्न हो जाते हैं, जब इसमें यानी सहमति में अगर संकट आ जाए, सहमति बनने में समस्या आने लगे तो युद्ध के द्वारा, लेकिन जब इसमें संकट उत्पन्न हो जाता है तो युद्ध के द्वारा इस व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की जाती है। अतः
निष्कर्ष स्वरूप फ्रैंक का भी यही मानना है, अतः निष्कर्ष स्वरूप फ्रैंक का भी यही मानना है कि पूंजीवाद ही अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का मुख्य कारण है। नव पराश्रितता सिद्धांत। मार्क्सवादी धारा की जो अगली कड़ी है वो है नव पराश्रितता सिद्धांत, जिस सिद्धांत की बात इमैनुअल वालरस्टीन करता है। नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको वही डिक्टेशन प्रोवाइड कराया जो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यहीं तक डिस्कस किए थे, एजी फ्रैंक के विचारों तक, है ना। ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।